सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। आप सभी लोगों का प्रेस वार्ता में स्वागत है। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। मेरा 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर आप लोगों के साथ उपलब्धि को साझा करना चाहता हूं। इस प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने उपलब्धि हासिल किया है। जहां आज इस प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार में केवल 58 लाख राशन कार्ड प्रचलन में था, हमने सत्यापन और नवीनीकरण किया और यूनिवर्सल पीडीएस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उसको लागू किया और सस्ता चावल सबका अधिकार। छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के अनुरूप धरातल में इसको लागू करने का काम हम लोगों ने किया। आज हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न के बिना भूखा रहने की स्थिति में कोई नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के तारतम्य में अगर हम तुलनात्मक बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस सिस्टम है पूरे हिंदुस्तान में उत्कृष्ट है। और इसका उदाहरण हमने उस समय देखा जब कोविड का फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव आया। फर्स्ट वेव जब आया उस समय दूसरे प्रदेशों में, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई प्रदेशों में जहां पीडीएस में सीधे लोग राशि का अंतरण करते हैं, सीधे खाते में देते हैं, राशि ट्रांसफ़र करते हैं। जब लॉकडाउन लगा तो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट बंद था। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ राज्य में अंतिम व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम विभाग ने किया और लॉकडाउन में चाहे प्रदेश के अंदर के रहने वाले नागरिक हों या प्रदेश से बाहर से आने वाले हमारे प्रवासी नागरिक हों या मजदूर हों, सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की व्यवस्था की गई। और जो दूसरे प्रदेश से आए उन लोगों ने यहाँ के अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्था उत्कृष्ट है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की हो या किसी भी सरकार की हो, विश्वसनीयता उस पर निर्भर करता है कि दिक्कत के समय में कौन उसका मदद किया। इस प्रदेश में ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी है और संतोष भी है और गौरव भी महसूस करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य जिसकी पहचान धान की कटोरा से है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान पृष्ठभूमि से आते हैं और सबसे पहले आने के बाद किसानों का कर्जा माफ़ किया, 2500 रुपया में धान खरीदा। केंद्र सरकार के आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया। इसके बाद पशुधन गोधन न्याय योजना लाया। इन तमाम प्रकार की जो योजना का संचालन करने से जहां किसानों की स्थिति मजबूत हुई, वहीं गौ पालकों का भी स्थिति में सुधार हुआ है। जहां लोग खेती की धंधा को नुकसान का सौदा समझते थे, तो भी आप खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। गोपालन का भी यही स्थिति था कि कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा स्टेट नहीं है जो 1 रुपया किलो में चावल देता हो और 2 रुपया किलो में गोबर खरीदता हो। इसमें भी हिंदुस्तान का खूब नाम हुआ
माननीय मुख्यमंत्री जी का खूब नाम हुआ और पार्लियामेंट का जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने भी इस योजना का सराहना किया और पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की सिफारिश की है। कोविड पीरियड में भी छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से खाद्यान्न के साथ साथ लोगों को राहत सामग्री, उनको उपचार, ट्रीटमेंट और सेकेंड वेव में जिस प्रकार से स्थिति खराब हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाला और सभी कलेक्टरों को जो अधिकार दिया कि चाहे वो डीएमएफ का फंड हो, चाहे वो राहत का फंड हो, सभी आपदा का फंड हो, सभी का उपयोग करने के लिए अधिकार दिया। इससे हुआ कि व्यवस्था करने में कहीं भी कोई लेट लतीफ़ नहीं हुआ, गैप नहीं हुआ और नियंत्रण करने में काफ़ी सहूलियत हुई। खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया गया। वहीं पर लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर एनआरजीए का काम हो, रोजगार गारंटी से, और जो वन क्षेत्र है जहां पर लघु वनोपज का संग्रहण होता है, बहुतायत मात्रा में आदिवासी वर्ग के लोग इसमें लगे रहते हैं, तो 7 प्रकार से बढ़ा करके 52 प्रकार के वनोपज के संग्रहण, चाहे अमली गुट्ठी हो, चाहे महुआ हो, चार हो, चिरौंजी हो, और सबसे जो तेंदुपत्ता पूर्ववर्ती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय रमन सिंह जी 2500 रुपया मानक बोरा में तेंदुपत्ता खरीदते थे, उसको बढ़ा करके 4000 रुपये मानक बोरा करने से आदिवासी भाई जो वन क्षेत्र में रहते हैं उनका आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। और मैं कह सकता हूं कि इस कोविड पीरियड में जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में अर्थव्यवस्था डगमगाई और एक तरह से हम कहेंगे कि विफल हुआ, चौपट हुआ, बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हुए, कल कारखाना बंद हुआ, ऐसे समय में भी छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था खड़ा रहा। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, बल्कि रिजर्व बैंक का एक अध्ययन दल आया था, उन लोगों ने अध्ययन करके यहाँ की अर्थव्यवस्था का संचालन का उन्होंने प्रशंसा किया था। तो मैं कह सकता हूँ कि कोविड पीरियड में भी, दिक्कत के समय में भी छत्तीसगढ़ सरकार लोगों के बीच अपना विश्वास अर्जित करने में कामयाबी हासिल की है। इससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रति, उनके सरकार के प्रति लोगों के बीच विश्वसनीयता बढ़ी है। वहीं हम संस्कृति विभाग में देखेंगे तो संस्कृति विभाग में भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है। सबसे बड़ा तो कला परिषद का यहाँ गठन होने जा रहा है, जिसका प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है। इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होंगे और विभागीय अध्यक्ष इसमें उपाध्यक्ष होंगे। सभी कला और सभी विधा के लोगों को जो प्रमुख होंगे वो इसमें मेंबर होंगे। कुल मिलाकर के कला परिषद के गठन हो जाने से यहाँ संस्कृति के क्षेत्र में हमको काम करने में और अन्य प्रदेश और अन्य देशों के बराबरी खड़ा होने में और आगे बढ़ने में हमको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे प्रभार संभालने के बाद एक आयोजन का अवसर दिया था, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। उस उत्सव का सफलता इतना शानदार रहा कि देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का बहुत नाम हुआ। उसमें 23 प्रदेश के लोग आए थे और 6 देश के जो आउट ऑफ कंट्री के लोग आए थे और पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में उन लोगों को स्वागत हुआ, उनको जो सपोर्ट मिला, जाते जाते उनके आँखों में आंसू था और ये बोल के गए कि आज से हमारा 2 घर हो गया, एक घर जहाँ के हम नागरिक हैं और दूसरा हमारा छत्तीसगढ़।
ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत पॉजिटिव साइनिंग है और आने वाले समय में इसका बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। आने वाले समय में इसकी सफलता को देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही घोषणा करके रखा है कि आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस में साथ में इसका भी आयोजन होगा। पिछले वर्ष कोविड के कारण ये नहीं हो पाया, अगर स्थिति सामान्य रहा तो आगे फिर इसको किया जाएगा। फिल्म सिटी और फिल्म नीति दोनों का काम भी तेज़ी से हमारे प्रदेश में चल रहा है। अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 15 साल में कोई फिल्म नीति नहीं बना, जिससे केवल आयोजन का करने मात्र का ही विभाग रह गया था कि नाच गाना का आयोजन करो, इसके बाद समाप्त। लेकिन इस पॉलिसी के बन जाने से, इस नीति के बन जाने से फिल्म जगत से जुड़े हुए तमाम विधा के लोग, चाहे वो डांसिंग के हों, एक्टिंग के हों, चाहे सिंगिंग के हों, चाहे उसके सेट्स लगाने वाले हों, सभी लोगों के लिए काम उपलब्ध हो पाएगा। और जो छोटे तबके के लोग हैं, जो फिल्म बनाने के जिनकी क्षमता नहीं रहती है, उन लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ इस नीति में व्यवस्था उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है, बस कैबिनेट में जाना है, जिसमें कैबिनेट के स्वीकृति के बाद ये इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ में इस दिशा में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल किया है। बाकी अभी तक छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग लैब नहीं था, फूड टेस्टिंग लैब नहीं था। हम लोगों को या तो हैदराबाद भेजना पड़ता था या मुंबई भेजना पड़ता था। अब बहुत जल्दी, अभी भी हम जो मीटिंग ले रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं, उसमें राशि स्वीकृत हो गया है। इसका जो कंसल्टेंट है उसके लिए भी टेंडर आमंत्रित हो गया है और बहुत जल्दी इसमें टेंडर, इसका जो निर्माण एजेंसी है उसके लिए भी टेंडर फ्लोट हो जाएगा। और हम आगामी एकाध वर्ष के अंदर हम इस स्थिति में रहेंगे कि छत्तीसगढ़ फूड टेस्टिंग के मामले में आत्मनिर्भर होगा और इधर मध्यवर्गीय क्षेत्र के काफ़ी राज्य भी हमारे यहाँ अपना टेस्टिंग कराने के लिए आएंगे। तो इस प्रकार से एक ये रहा। और दूसरा, SWC के माध्यम से हम लोग मॉडल PDS बनाने जा रहे हैं। मॉडल PDS का स्वरूप इस प्रकार से है कि यहाँ पर बैठने, तौलने और भंडारण, ये सब की व्यवस्था एक बिल्डिंग के अंदर रहेगा। और साथ में जो हमारे यहाँ कंज्यूमर्स आते हैं, जो उपभोक्ता आते हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था, उनके लिए पेपर पढ़ने की व्यवस्था, ये तमाम प्रकार के जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ है वो भी उपलब्ध रहेगा। तो हम कह सकेंगे कि यहाँ का जो PDS है उसका मॉडल को दूसरे प्रदेश से लोग भी यहाँ पर देखने आएंगे, यहाँ का PDS को। तो इस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोग आए और यहाँ पर हमारी बातों को आपके साथ सहभागिता करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी आप लोग जो प्रश्न करेंगे उसको उत्तर इसका फिल्म सिटी का अनुमानित बजट अभी कोई फाइनल हो नहीं है। ये अनुमानित बजट लगभग 5,000 करोड़ का आएगा, लेकिन इसमें अभी पहले नीति फाइनल होगा, इसके बाद इसका प्रोजेक्ट फाइनल होगा, तब हम अंतिम रूप से इसमें कह पाएंगे। इसमें भी 2-3 सिस्टम है। एक है कि हम शासकीय उसमें आएंगे, मॉडल में आएंगे, दूसरा PPP मॉडल में आएंगे, तीसरा सेंट्रल बजट से आएंगे। उसमें अब वो फाइनल, जब ये नीति फाइनल हो जाएगा तो अगला बैठक में फाइनल होगा।
अभी तक हो नहीं पाया और अभी जो आपने बनने की बात कही कि कब तक पूर्ण होगा सब? इसका प्रक्रिया हम लोग आने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं और बजट एलोकेशन हो गया है। इसमें जो फूड टेस्टिंग लैब बैठाते हैं, ऐसे जो विशेषज्ञ रहते हैं, उनके लिए हमने टेंडर फ्लोट कर दिया है और टेंडर दिया गया है। 2 पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करी है। अब उसमें जो फाइनल होगा उसको उसके साथ अनुबंध किया जाएगा और इसका काम आगे बढ़ेगा। सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, अंतिम 6 महीने चुनाव के लिए छोड़ दी है, क्या कार्य योजना है बचे हुए समय के? जो 2.5 साल जो पूरे हुए, ये उपलब्धियों से भरा हुआ था और शानदार था, और आने वाले जो समय है वो जो शेष बचे हैं उसको पूरा करने का रहेगा, वो इससे भी शानदार रहेगा। देखो, एक तो इसमें इतने लोग एक साथ प्रश्न कर रहे थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मंदिर की तरफ से भी घंटी बजने का सब हो रहा था। तो हम जो है सही में उस बात को क्लियर नहीं सुन पाए और लोग भी अपना प्रश्न का कर रहे थे, उसका भी उत्तर चेकअप को कराया क्या सब बराबर है ना? वैसे गांधी जी बोलते हैं, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। भास्कर चलिए भैया इधर। हाँ हाँ, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आपको सीधा अगर माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय रमन सिंह जी के दोनों में अगर तुलना करना है तो आप सीधा तुलना करिए कि रमन सिंह जी अपने 15 साल के कार्यकाल में अधिकतम कितना धान खरीदा। उनका कभी 55 लाख, कभी 60 लाख, 52 लाख, अधिकतम चुनावी साल में 70 लाख मेट्रिक टन खरीदा था। 70 लाख मेट्रिक टन से कभी वो ज़्यादा नहीं खरीदे। और हमारा ओपनिंग कितना में हुआ? आने के बाद 82 लाख मेट्रिक टन में हमारा ओपनिंग था। दूसरे साल 84 लाख मेट्रिक टन और तीसरे साल 92 लाख मेट्रिक टन। कहाँ 50, 52, 70 और कहाँ 92 लाख मेट्रिक टन, ज़मीन व आसमान का अंतर है। आखिर ये पैसा कहाँ गया? सीधे किसानों के जेब में गया। तो किसानों के लिए तो भूपेश बघेल जी की सरकार अच्छा है ना, कि सीधे उनका कर्जा माफ़ करने की बात काम करी, उनको 92 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी, तो छत्तीसगढ़ समृद्ध हुआ। संग्रहण के संदर्भ में ऐसा है कि 92 लाख मेट्रिक टन जो हमने धान खरीदा और उसके निराकरण के बारे में आप देखेंगे तो सेंट्रल पूल और स्टेट पूल दोनों को मिला करके निराकरण जो हो रहा है वो 70 लाख टन लगभग धान का निराकरण हो रहा है। और शेष जो 20,79,000 धान अतिशेष है उसका निराकरण के लिए हमने ऑक्शन किया और ऑक्शन के माध्यम से 10 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण कर रहे हैं और 10 लाख मीट्रिक टन धान जो अतिशेष है उसको प्रति निगम को अतिरिक्त आवंटन दे रहे हैं। अब एक कुल मिलाकर के लगभग 1 लाख मीट्रिक टन धान अभी हमारे पास है जिसका निराकरण किया जाना है, जिसका कल से टेंडर फ्लोट होगा
और बहुत जल्दी उसका भी निराकरण हो जाएगा। इसी से जुड़ा खराब क्यों हुआ है? बारिश में खराब क्यों हुआ है? कितना आकलन किया आपने? कितना खराब हो गया? देखिए, जहाँ पर इसके लिए बहुत हद तक भारत सरकार का नीति भी जिम्मेदार है। बता रहा हूँ उसको। भारत सरकार एक बार हमको अनुमति देती है 60 लाख मीट्रिक टन हम चावल लेंगे, और बाद में यू टर्न करते हुए कितना में अनुबंध करती है? 24 लाख मीट्रिक टन। तो उसका जो हमको नीति बनाने में, प्लान बनाने में एक समय लग जाता है। दूसरा, अनुमति हर वर्ष सितंबर अक्टूबर में आ जाता है। इन साल जनवरी में 1 जनवरी को आया था। तो एक तो इतना विलम्ब से उनका अनुमति आना, अनुबंध होना, और दूसरा जो आप धान खराब करने की बात कर रहे हैं, हमने जहाँ पर पूरे प्रदेश में मूवमेंट बंद था उस समय भी काम सब प्रभावित हुए हैं। लेबर हो गए, गाड़ी हो गया, कुछ हद तक इसमें प्रभावित हुआ। और सही मायने में ये है कि जो 10 लाख मीट्रिक टन जो बीडर्स ऑक्शन में उठाए हैं, जिसका पैसा हमारे पास जमा हो गया है, अब वो हमारे पास पैसा जमा हो गया है, वो अब उसका सामान है वो कब उठाता है? धीरे धीरे उठा रहा है वो। खराब हुआ है तो सरकार का खराब हुआ है। कितना खराब हुआ, कितना लापता हुआ, कुछ आंकड़ा तो होगा? नहीं, उसका जब तक क्लोजिंग नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा? लेकिन एक मिनट बता। मैं बताया ना कि टोटल कितना धान उत्पादन हुआ? 92 लाख मीट्रिक टन। 70 लाख सेंट्रल पूल और स्टेट पूल में हो गया। शेष बचा कितना? 2079। और 20 लाख में 10 लाख को हमने टेंडर कर दिया, वो टेंडर हो गया। अब वो पैसा जमा हो गया, उठाव का जवाबदारी किसकी है? बीडर्स की। वो अपना धान कब उठाता है? अब वो 10 लाख जो मीट्रिक टन धान है जो हमने नागरिक आपूर्ति निगम को दी, उसका उठाव जारी है और बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि भीग गया या सूखत हो गई तो इसमें आपकी व्यवस्था, आपका प्रबंधन जवाबदेह नहीं? मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप हमसे खरीद लिया, आप उसको क्या करते हैं, कब उठाते हैं, वो आपकी जवाबदारी है। आकलन तो आपने किया होगा, किसका खराब हुआ? आपका खराब हुआ। मैं बोला ना आपको कि आप हमसे ऑक्शन में ले लिया, आप कब उठाते हैं वो आपके ऊपर है जी। जो आगे उसके लिए आपके विभाग के द्वारा क्या कुछ किया गया? क्या चीज़ का? एक बार रिपीट। संस्कृति विभाग के द्वारा कोरोना काल में आर्थिक स्थिति जूझ रहे थे, जो कलाकार, उनके लिए कुछ लोकल सहयोग राशि दिया गया? देखिए, अभी तक विचाराधीन है, इसमें प्रस्ताव आया था और इसमें विचार चल रहा है। क्योंकि ये बात मैं भी मानता हूँ कि आयोजन बंद हो जाने से, कार्यक्रम पर रोक लग जाने से कलाकार और उससे जुड़े हुए लोग, पूरी टीम प्रभावित हुआ है। लेकिन हम लोग भी सेंट्रल एक्ट से बंधे हुए हैं। डिजास्टर एक्ट में इस प्रकार के आयोजन और बड़े क्राउड इकट्ठा करने वाले कार्यक्रम पर रोक था, तो उसमें हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी वर्चुअल कुछ हम लोगों ने शुरू करवाया है विभाग में कि वर्चुअल इसमें कार्यक्रम दे करके और उनको कुछ इंसेंटिव देने का व्यवस्था किया है। मंत्री जी जी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष और कृषि मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें उन्होंने बोला कि पूरे संभाग में उनकी टीम गई थी तो पता लगाने गई थी कि कितना धान बर्बाद हुआ है। उन्होंने लिखित में आंकड़े दिए कि 9 लाख क्विंटल जो धान है वो बर्बाद हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आंकड़े में गलत साबित करते हुए सरकार को हमारे खिलाफ FIR दर्ज करो, हम जेल जाने के। अरे यार, FIR की तो बात मत करो। जैसे FIR दर्ज करते हैं, दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं कोर्ट की, हमको बचाइए। एक आध बार भी तो फेस नहीं होते हैं, एक आध बार भी जेल जाने का उसमें सब नैतिक साहस कहाँ है? और जितना बात कर रहे हैं असत्य बात कर रहे हैं। तो चुनौती है ना आप लोगों को, अगर असत्य तो चुनौती कौन दे रहा है? आया राम गया राम चुनौती देगा? कौन है चुनौती देने वाला? सामने आए।
24 लाख मीट्रिक टन हाँ, वन नेशन वन कार्ड के लिए हमने कार्रवाई कर दिया है और ये इसका टेंडर कंप्लीट हो गया है और इसमें जो एजेंसी है वो भी फाइनल हो गया है। कल से उसका टेस्टिंग शुरू होगा और अगस्त तक एक टेस्टिंग करके हम कंप्लीट कर देंगे सभी जगह और संभवतः सितंबर से सब जगह पीडीएस में लागू कोविड पीरियड भी कोई पीरियड है जो डिजास्टर एक्ट लगा है, उसका भी सब जगह रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यहाँ भी मिले। 24 लाख मीट्रिक टन चावल आपको जमा करना चाहिए। क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है और उसमें आपके समर्थक शामिल हैं, ऐसी खबरें हैं और जिसने इस खबर को किया उन पे हमला हुआ, क्या ये आपके संज्ञान में है? ये बात पूरी तरह से असत्य है। दूर दूर तक ऐसे कामों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। भाजपा के कई दिग्गज नेता लगातार दिल्ली दौरे पर हैं। डॉक्टर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल, आगामी दिनों चर्चाएं ये भी है कि केंद्र में डॉक्टर रमन सिंह को लाने की तैयारी चल रही है, कैसे देखते हैं? मेरा शुभकामना है कि वो केंद्र में मंत्री बने, क्योंकि यहाँ उनका कोई काम तो है नहीं और केंद्र में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का भला होगा। मंत्री जी, 24 लाख मीट्रिक टन चावल आप लोग को पहले जमा करना था सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना जमा हुआ है आज की तारीख तक? आज की तारीख तक लगभग 16.5 लाख मीट्रिक टन आसपास जमा हो गया है। बाकी कब तक? बाकी प्रक्रियाधीन है और वो तो समय है भी हमारे पास। चलिए, धन्यवाद शराब के मसले पे आपने धन्यवाद कर लेते हैं। हो गया हो गया, इसका जवाब आ गया, उसको धन्यवाद। नुकसान हो रहा है। कल नंबर काम यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष ने भी बोला है कि 60% आदिवासी क्षेत्र है और वहाँ पे शराब में फंसा हुआ है, हर देश में शराब पकड़ा जाता है, थोड़ा सा असंभव है शराब इसकी जानकारी मुझे नहीं है। देखिए, शराबबंदी के लिए शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया है और उसमें कमेटी बनाया है। उस कमेटी में पक्ष विपक्ष दोनों पार्टी के एमएलए हैं और कुछ अन्य सदस्य लोग भी हैं जो समाज सेवी हैं और कमेटी का जब रिकमेंडेशन आएगा, सिफारिश आएगा तो उसको लागू किया जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय है कि अवैध शराब उन राज्यों से आता है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी यूपी की गाड़ी पकड़ाती है, कभी मध्य प्रदेश की गाड़ी पकड़ाती है, कभी हरियाणा की गाड़ी पकड़ाती है। तो इसमें ज़रा उन राज्य के सरकारों से भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बात करें कि यहाँ का माहौल ना बिगाड़े। मेरी जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है इसकी बड़ी चिंता रहती है और अपने बारे में वो नहीं देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। अगर हम इन्हीं के बात को अगर हम याद दिलाएं तो कौन क्या बोला था और क्या किया तो इनको भारी पड़ जाएगा। देखिए, इसमें मुख्यमंत्री कमांडर होता है और जितने माननीय मंत्रीगण होते हैं उनके टीम के मेंबर होते हैं। जहाँ भी ऐसा विषय जिसमें लगता है कि कुछ त्वरित निर्णय या कोई निर्णय लेना आवश्यक हो तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसका आखिरी आपने बहुत सारे विकास का गिनती में आए, लेकिन बेरोजगारों को कितने रोजगार दिए छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को कितने रोजगार दिए आपने? बहुत सारे छत्तीसगढ़ के विकास की गिनती में आए। देखिए, 3% बेरोजगारी बस बची है, 28 से 3 में आ गई। इसमें आप अगर यही प्रश्न माननीय भारत के प्रधानमंत्री से पूछते कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को दूंगा
नौकरी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन हमारे पास जो खबर है वो विभिन्न प्रकार से उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के बाद केवल लगभग 3% ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पाया। क्या क्या शेड बनाया। हाँ, वो जहाँ जहाँ धान खरीदी केंद्र है उन जगहों पे सुरक्षित रखने के लिए शेड बनाने का काम लगातार चल रहा है। और अभी एग्जैक्ट जानकारी और उसका नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन काफ़ी सारे में बन गया है और इसमें हर साल कुछ ना कुछ हम उसमें इजाफा कर रहे हैं और आने वाले 1-2 साल में हम 100% उसको कर लेंगे। और सभी के लिए लंच की व्यवस्था। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।